वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारी जरूरी चीजें जो उसको वृद्धि करने के लिए जरूरी होती है, वो हम उसको नेचुरल कंडीशन में ना रख के बल्कि क्या करते हैं, लैब कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं और क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक गाय है और एक गाय ये गाय जो है वो दूध बहुत अच्छा देता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, और ये गाय जो है वो दिखने में बहुत सुंदर है। तो हमने क्या किया, हमने इनसे मिला के क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया। हमने जीन्स को इधर उधर करके क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया। यही तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया ना। तो आपने देखा होगा कि हम लोग केचुए का यूज करते हैं, मैन्यूस जो पत्ती वत्ती होती है उनको सड़ा गला के खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक रूप से बनाते हैं और हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि लास्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है और अब हमें मेहनत से पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है ना। तो आज जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा ना, हमने अपना लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था बताओ, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, आज उसी चैप्टर में एक आगे का क्रम हम जोड़ेंगे और हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जो हमने लास्ट पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बस आज उस चैप्टर के हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रयोग, अनुप्रयोग, यूजेस, कि भाई हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कर रहे हैं, आज तक हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया है। तो ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप देखोगे कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज किन किन फील्डों में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये एक वन शॉट है, हम इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कितना क्लियर हुआ, आपको कितना समझ में आया, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप? तो आ जाइए। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। इस शब्द से अब हम बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं, है ना। हम अब इस शब्द के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम क्या किस पे फोकस करेंगे, वो है कि इसके प्रयोग क्या है। ठीक है, तो देखो भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे कि ये जो हम बायोटेक्नोलॉजी हम देख रहे थे, इस बायोटेक्नोलॉजी का हमने चिकित्सा शास्त्र में कैसा यूज किया है। मतलब देखो, आपने देखा, आपने लास्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी कि हम जो डिजीजेस होती हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, और हम कृषि में किस तरीके से यूज करते हैं, हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि हम कृषि में किस तरह का यूज करेंगे, किस तरीके से हम रूपांतरित फसलें बना रहे हैं, ऐसी फसलें बना रहे हैं भाई जो क्या हो, जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा दिन तक टिके, ज्यादा अच्छे हो, और हम कम मेहनत में उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। तो हम ऐसी फसलों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो भी है संसाधित खाद्य पदार्थ हैं कि हमने किस तरीके से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है, जैव सुधार, अवशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन, ये सारे टॉपिक्स भी हम देखेंगे। देखो लास्ट में आपने देखा था कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था ना, सीवेज ट्रीटमेंट याद हो आपको। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हमने देखा था कि हमने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे थे। या आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े महासागर होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत बड़े बड़े से जहाज जाते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि उन जहाजों से तेल लीक हो जाता है या तेल गिर जाता है, या जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है तो तेल फैल जाता है उस महासागर के पानी पे। तो हमने सुपर बग बनाया जो को क्या करता है, उस तेल को क्या कर देता है, जो सुपरफिशियली, क्योंकि अगर तेल तैरेगा भाई, मान लो ये महासागर है, ऊपरी परत जो है वो किसकी है, वो पानी की है। अब उसमें पूरा तेल 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 फैल गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो समुद्री जीव जंतु हैं, जो समुद्री पौधे हैं, उससे उनको क्या होगा भाई, नुकसान होगा, उनकी डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बनाया, सुपर बग बनाया भाई, जो इस प्रॉब्लम को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। ठीक है, वैसे ही हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था कि हमने अपनी सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है हम यूज किस किस तरह और कहां कहां पे करते हैं।
ठीक है। तो चलो अब आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से एक दो टॉपिक्स जो हैं वो आपके बुक में ऐड हुए हैं, ठीक है। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है भाई, नई नहीं है, वो इन टॉपिक्स को यहां से क्या करेंगे, यहां से देख लेंगे और यहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम उन दो टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ओके, चलो फिर देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, और मेरे साथ ना आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, जो जो मैं बताया करूं उसको लिखते जाया करो। आपको पता है लिखने से, जब हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, उसके साथ साथ में अगर हम उस चीज को राइट डाउन करेंगे, हम उस चीज को लिखते जाएंगे, तो वो हमारे दिमाग पे ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा गहरा असर डालेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम तक हमें याद रहेगा। इसके साथ साथ आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम चीजें लर्न तो करते हैं पर हम भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, कैसे उनको याद रखें भाई, कैसे चीजें लर्न रहे। तो देखो बेटा, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ गया, सपोज कि आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने पहले उसको अच्छे से पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं साथ में, लिखते जाइए, अपना पढ़ते जाइए, फिर आप अपने किसी भी अच्छे दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को, या जो भी आपका विश्वसनीय है, आप उसको पकड़िए और आप उसको बोलिए कि भाई तू बैठ, मैं तुझे ये चैप्टर पूरा समझाता हूं। और आप उसको बोलना कि जहां पे भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा तुम मुझे से क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चैप्टर अपना उसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, उसको वो चैप्टर तो समझ में आएगा ही आएगा, और आपको वो चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा, जब आप क्या करोगे, किसी से वो डिस्कस करोगे बैठ के, या किसी को वो समझाओगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है बेटा ऐड हुआ है वो क्या है, वो है ऊतक संवर्धक, यानी कि टिश्यू कल्चर, ये आपका नया टॉपिक है। अच्छा, इस चैप्टर में ये जो ऊतक संवर्धक है ये किससे संबंधित है, ये पादप ऊतक संवर्धक, पादप ऊतक संवर्धक से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है भाई, पादप ऊतक से। ये इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो उससे संबंधित है, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, आप पूछेंगे मैम ये होता क्या है। तो किसी भी पादप का भाग या कोशिका जिसकी हम लैब अवस्था में यानी पात्र अवस्था में वृद्धि कराते हैं, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा संवर्धक, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों प्लांट की बात करें, क्योंकि हम पादप ऊतक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब किसी भी पादप के भाग, किसी भी पादप के भाग या फिर उसकी कोई कोशिका का हम पात्रे अवस्था क्या होता है, लैब कंडीशन में, ठीक है। पात्र अवस्था क्या होता है, लैब कंडीशन में क्या कराते हैं, उनको ग्रो कराते हैं, उनमें क्या करते हैं, हम वृद्धि कराते हैं। तो वही क्या कहलाता है, लिख लो आप, ग्रो कराते हैं या वृद्धि कराते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, संवर्धक कहलाता है। अच्छा, लैब कंडीशंस क्या हैं, अभी आप ये समझ गए कि अभी आपको कंफ्यूजन है। देखो, एक तो नेचुरल कंडीशन होती है भाई। नेचुरल कंडीशन क्या होती है कि जैसे कोई चीज प्राकृतिक रूप से बड़ी हो रही है, कोई चीज प्राकृतिक रूप से अपना वृद्धि कर रही है। और एक क्या होता है कि हम उसको लेबोरेटरी में, जैसे आपने अपनी लैब में देखा होगा, आपने टीवी में, मूवीज वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि लैब कंडीशन में होता है, एक लैब होती है जहां पे हम उसको वो सारे क्या देते हैं, सुविधाएं देते हैं, जिनसे उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारी जरूरी चीजें जो उसको वृद्धि करने के लिए जरूरी होती है, वो हम उसको नेचुरल कंडीशन में ना रख के, बल्कि क्या करते हैं, लैब कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं और क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पात्र अवस्था, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आपका संवर्धक कहलाता है, ठीक है। अब भाई चूंकि हम लैब कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पोषक माध्यम भी तो देना पड़ेगा ना भाई। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पोषक
माध्यम चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे ये सही से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो आप मुझे बताओ कि क्या पोषक माध्यम माध्यम जो है वो होने चाहिए। तो देखो, पहली बात, इसको कार्बन स्रोत चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन स्रोत चाहिए। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा भाई? सुक्रोज से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सुक्रोज से मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हम जो ये अपना ग्रो करा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें पोषण माध्यम चाहिए। ठीक है, हमें कार्बन स्रोत चाहिए। कहां से मिल रहा था? सुक्रोज से मिल रहा था। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? पादप हार्मोन चाहिए। हार्मोन्स चाहिए। और चूंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि हम पादप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए होना चाहिए? पादप हार्मोन के लिए चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? और हमें विटामिन चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए भाई? और हमको एसेप्टिक माध्यम चाहिए। हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसा वातावरण, लिख सकते हो, एक ऐसा वातावरण चाहिए भाई जहां पे कोई भी जम्स, कोई भी बाहरी चीज आके हमारे जो हम ग्रो कराना चाह रहे प्लांट का कोई भी भाग या कोशिका, जो भी हम लैब कंडीशन में जिस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें क्या होंगे, जम्स होंगे, इधर उधर की चीजें होंगी, तो क्या होगा भाई? वो नहीं ग्रो कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? हमें एक साफ सुथरा वातावरण भी चाहिए। ठीक है, अब देखो, पादप कोशिका का एक लक्षण होता है बेटा, पादप कोशिका का एक लक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। कितने बच्चों को पता है कि टोटीपोटेंसी क्या होता है? जल्दी बताओ। जिसको पता है वो कमेंट में लिख के बताए मुझे भाई कि टोटीपोटेंसी क्या होती है। बताओ जल्दी जल्दी। देखो, प्लांट सेल्स के पास एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है कि अगर जैसे कुछ प्लांट सेल्स में क्या होता है, जैसे आप बोलते हो प्लांट्स में टोटीपोटेंसी का गुण होता है। क्या समझा आपने? प्लांट की जो कोशिकाएं होती है, अगर वो छोटी सी भी होंगी ना, तो वो अपने आप को पूरा क्या कर लेंगी? ग्रो कर लेंगी, टोटीपोटेंट कर लेंगी। डिवाइड होने की उनमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पादप कोशिका के पास एक लक्षण होता है कि पूरा का पूरा नया पादप बना लेती हैं। क्या कर लेती हैं? पूरा का पूरा नया पादप बना लेती हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया तो लिखो यस मैम, ले लिया। ठीक है, तो हम किस पे थे भाई? वापस आए, चलो हम क्या बात कर रहे थे? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसेस। तो हमने क्या देखा कि जो पादप कोशिका होती हैं उनके पास एक लक्षण होता है कि वो पूरा का पूरा क्या करती हैं? नया पादप बना लेती हैं। पूरा का पूरा क्या करती हैं? नया पादप बना लेती हैं। ठीक है, अब देखो, इसी के कारण, इनके इसी गुण के कारण ये क्या कर पाती हैं? ये संवर्धन कर पाती हैं, संवर्धक कर पाती हैं, इसी गुण के कारण। क्यों? क्योंकि भाई इनमें क्या होता है? टोटीपोटेंसी होती है। इसी कारण जो होता है ऊतक संवर्धन, आप लिख सकते हो पूरा, ऊतक संवर्धन क्या होता है? संभव होता है। क्योंकि इनमें टोटीपोटेंसी का क्या होता है? इसका क्या होता है? गुण होता है। इसी कारण इनमें ऊतक संवर्धक क्या होता है? संभव हो पाता है। ठीक है, अच्छा आप देखो, जिस पादप भाग को संवर्धक के लिए लेते हैं हम उसे एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट क्या हुआ? पादप के जिस भी भाग को हम, पादप के जिस भी भाग को हम किसके लिए लेते हैं? संवर्धक के लिए लेते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो क्या हो सकता है? वो आपका तना हो सकता है, वो आपकी पत्ती हो सकती है। ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, तना हो सकता है, आपका पत्ती हो सकती है, आपका जड़ हो सकता है, वो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तो हमने जो पादप ऊतक संवर्धन है उसका हम क्यों यूज कर रहे हैं? आपने बोला कि मैम, आपने बता दिया कि ठीक है हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? पादप में क्या होता है? टोटीपोटेंसी का गुण होता है। मैम प्लांट्स में क्या होता है? टोटीपोटेंसी का गुण होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या है? ये ऊतक संवर्धन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, इतना अपन को पता है।
यस ठीक है। अब आपने बोला कि मैम हम क्यों कराते हैं टिश्यू कल्चर, हम क्यों क्यों किसी कोशिका को हम लैब कंडीशन में वृद्धि करा रहे हैं भाई, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या यूज है? तो देखो इसका क्या यूज है कि पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा अधिक संख्या में हम क्या करेंगे, आनुवांशिक रूप से एक समान पादप निर्मित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा, लिख लो भाई, पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा, यहां पे लिख देते हैं हम, दिख रहा है ना, अधिक संख्या में, दिख रहा है कि नहीं बताओ मुझे, दिख रहा है कि नहीं भाई? अधिक संख्या में आनुवांशिक रूप से, अधिक संख्या में आनुवांशिक रूप से, अधिक संख्या में क्या है, आनुवांशिक रूप से एक समान पादप, यहां आगे लिख देते हैं हम, एक समान पादप निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने कि पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा यानी टिश्यू कल्चर के द्वारा हम अधिक संख्या में आनुवांशिक रूप से एक समान पादप क्या है बेटा, निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, इसी पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन। ये जो पूरी चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम, सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो आनुवांशिक रूप से एक समान होंगे उनको हम सोमा क्लोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से एक समान को हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है, हम उसको लैब कंडीशन में ग्रो करवा रहे हैं, हम उसको अपना टेम्परेचर दे रहे हैं, या हम उसको उसके हिसाब से जो ग्रो करने के लिए जो चीजें चाहिए, चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि हम कोई भी जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू डाल सकते हैं, और या फिर कोई भी जीन अगर मान लो खराब टाइप का है, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी जीन सिर्फ इंसर्ट ही करते हैं। हम अगर कोई चीज मान लो विकृति के जीन है, कोई सी अभी डैमेज जीन है, खराब जीन है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें कर सकते हैं। तो इन सब का फायदा क्या हुआ कि भाई हम वायरस फ्री पादप बना सकते हैं, या हम कोई भी विषाणु कीटाणु रहित क्या बना सकते हैं, पादप बना सकते हैं। कि जैसे मान लो हमने क्या किया, हम प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, और प्लांट्स को क्या हो रहा है, कोई आके डैमेज कर दे रहा है, कोई कीट या कोई चीज है, तो या मान लो कोई ऐसी चीज है, कोई जीन है ऐसा जो डैमेज कर रहा है, तो हमने उस जीन को निकाल के निष्क्रिय कर दिया, तो क्या हो गया, अब हम वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, या हम अब ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता ज्यादा हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो दूसरा आपका टॉपिक ऐड हुआ है आपकी न्यू एनसीईआरटी में, जो दूसरा टॉपिक आपकी न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है वो क्या है, वो टॉपिक है आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, या फिर आप इसको हिंदी में कह सकते हो कायिक संकरण, और या फिर क्या कह सकते हो, प्रोटोप्लास्ट संलयन। ठीक है, सपोज कि हमने कोशिका ली, हमने 2 कोशिका ले ली, हमने क्या किया, कोशिका ले ली, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। आपको पता है कि कोशिका में क्या होगी सबसे बाहर, क्योंकि हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, तो क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी, ये पता है ना। इसको आप बोल दो कोशिका ए, इसको बोल दो कोशिका बी, या कुछ भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 1, इसको बोल सकते हो 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कोशिका भित्ति का रिमूवल कर दो भाई, हटा दो। कैसे, सेलुलेजेस और पैक्टिनेजेस यूज कर लो, सेलुलेजेस एंड पैक्टिनेजेस का हमने यूज किया।
ठीक है। और हमने क्या किया कि इस कोशिका भित्ति को हटा दिया, मैंने कहा हट जाओ भाई, भाग जाओ मेरी नजरों के सामने से, हटा दिया हमने, ठीक है। अब जब हमारी कोशिका भित्ति हट गई तो क्या बचेगा हमारा अंदर, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। आप क्या बोलोगे मैम कोशिका भित्ति हट गई तो ये अब हमारा क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट बचा, बचा या नहीं बचा, आप बोलोगे हाँ मैम। अब हम इन्हीं का संलयन करा देते हैं भाई, फ्यूजन करा देते हैं, हमारा ये जो प्रोटोप्लास्ट है इनको जोड़ देते हैं, प्रोटोप्लास्ट का क्या करा देते हैं, संलयन करा देते हैं या फिर फ्यूजन करा देते हैं, ठीक है। क्या किया हमने सबसे पहले हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, देखो नाम से ही बोल रहा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, किसको फ्यूज किया है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया है। क्या किया हमने इसमें मान लो 2 कोशिका ले ली, उनकी कोशिका भित्ति को हटाया, किसकी वजह से हटाया, सेलुलोसिस पैक्टिनोसिस की वजह से हटा दिया, हेल्प से हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा प्रोटोप्लास्ट, और जिनका हमने क्या करा दिया, संलयन या फ्यूजन करा दिया, ठीक है। किसकी मदद से कराया, पीईजी की मदद से कराया। अब पीईजी का फुल फॉर्म बताओ, किसको पता है भाई, जल्दी बताओ पीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीजी का फुल फॉर्म होता है बेटा पॉली इथाइलिन ग्लिसरॉल। क्या होता है, पॉली इथाइलिन ग्लिसरॉल, ठीक है। अब जब इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इनको पीजी की मदद से क्या करा दिया, फ्यूजन करा दिया, ठीक है। यही प्रोसेस क्या कहला रहा है आपका, प्रोटोप्लास्ट संलयन या फिर क्या कहला रहा है आपका, कायिक संकरण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताओ भाई, इसका एग्जाम्पल एक ये है पोमैटो का नाम सुना है कभी कि नहीं, पोमैटो का नाम सुना है कभी कि नहीं। पोमैटो जो है वो किसका फ्यूजन है, कैसे बनाया गया है पोमैटो फ्यूज करके बना है टोमैटो प्लस पोटैटो। टोमैटो क्या है बेटा, टमाटर है, व्हाट इज टोमैटो, टमाटर है, और पोटैटो क्या है, आलू है। तो टोमैटो और पोटैटो का फ्यूजन करके हमने क्या बनाया, हमने बनाया पोमैटो। क्या बनाया, पोमैटो बनाया, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब हम एक चीज और देख लेते हैं, वो है जीएमओ। वो क्या है, जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, पहले सुना है कि नहीं सुना है। जीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जीएमओ का फुल फॉर्म, जेनेटिकली, जिनको जेनेटिक लेवल पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये किसका फुल फॉर्म होता है, जीएमओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब आप बोलेंगे मैम ट्रांसजेनिक क्या होता है, यही पूछेंगे ना कि मैम ट्रांसजेनिक क्या होता है, ठीक है। देखो कोई भी बाह्य जीन, ट्रांसजीन, सपोज मेरे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम भाई, आजकल सबके बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है। अभी कोई मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैंने बोला कि भाई मैंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली, मैंने कहा मदद करो, बाल झड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके अंदर एक ऐसा जीन डाल देते हैं, जो क्या करेगा, वो जीन जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो बालों को उगाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब वो जीन मेरा तो था नहीं, मेरा बॉडी ने तो प्रोड्यूस किया नहीं, मेरे बॉडी में तो बना नहीं, वो कहां से हमें दिया जा रहा है, बाहर से दिया जा रहा है, बाहर से दिया जा रहा है। तो क्या हो गया, बाह्य जीन। क्या हो गया भाई, बाह्य जीन हो गया। क्या हो गया, कोई भी बाह्य जीन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही हमारा क्या है, ट्रांसजीन, ठीक है। किस में आया, मेरे में आ गया, तो हम क्या हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो पता है मनुष्य तो वैसे भी एनिमल है, तो क्या हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो हमने क्या किया, कोई भी जो बाह्य जीन है वो किसमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिस एनिमल में इंट्रोड्यूस कराया उसको हमने क्या कहा, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चले।
आगे चले भाई, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। चलो अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग में। अब हम एक एक चीजों पे आते हैं। देखो, जीन स्थानांतरण करके जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इच्छानुसार लक्षणों वाले जीव, वो जीव कुछ भी हो सकते हैं, जीव सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, जंतु होते हैं, पैदा किए जाते हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि हम जीन स्थानांतरण करते हैं। मान लो, जैसे फिर से समझ लो, एक दो, मान लो हमारे पास एक गाय है और एक गाय है, ठीक है। ये गाय जो है ये दूध बहुत अच्छा देती है, ये गाय जो है वो दूध बहुत अच्छा देता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, और ये गाय जो है वो देखने में बहुत सुंदर है। तो हमने क्या किया, हमने इनसे मिला के क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया। हमने जीन्स को इधर उधर करके क्या किया, एक हाइब्रिड बनाया। या हमने, ये गाय है, मान लो ये दूध कम देती है, हमने इसमें कोई जीन इंसर्ट किया जिससे क्या हो कि इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो यही क्या हो गया, यही क्या हो गया आपका, यही तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया ना। तो जीन स्थानांतरण करके, स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके, जीन स्थानांतरण करके जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इच्छानुसार, भाई वो नेचुरली नहीं हो रहा है, हमारी मर्जी से हो रहा है, हम इच्छानुसार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, हम नहीं, मतलब साइंटिस्ट जो है वो कर सकते हैं, हम उसको लैब कंडीशन में कर पा रहे हैं, ठीक है। इच्छानुसार लक्षण वाले जीव, कुछ भी, वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वो पौधे हो सकते हैं, वो जंतु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे जीव बनाए या फिर उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट बनाए जिनको हमें यूज करना है। या तो हमने जीव निर्मित किया या तो उनसे मिलने वाले उत्पाद बनाए। किस वजह से, जीन स्थानांतरण करके, ठीक है। अब देखो, औद्योगिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र होते हैं। जैव उत्प्रेरक एंजाइम, उन्नत जीव जैसे सूक्ष्म जीव या एंजाइम का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक का निर्माण किया जाता है। मान लो हमने कोई जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव है, जंतु है, पौधे हैं, तो हमने उनमें क्या किया, हमने उनमें जीन स्थानांतरण करके क्या किया, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक है या उनमें जो सर्वश्रेष्ठ उनका प्रोडक्ट है, हमने उसका निर्माण किया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लो, फ्लेवर टोमेटो। अच्छा, उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कपास, ठीक है। अभी कपास क्या होता है, कॉटन, आप सभी को पता है, ठीक है। मान लो हमें कपड़े बनाने हैं ढेर सारे, हमने फैक्ट्री लगा ली कि भैया चलो बहुत पैसा कमाएंगे, कपास से कपड़े बनाएंगे, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, हमारे जो कपास हैं उनमें क्या हो रहे हैं, उनमें कीड़े लग जा रहे हैं, ठीक है। और वो कपास क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है। हम तो घाटे में चले गए, हमने क्या किया, सपने देखे थे कि हम अच्छे से पैसे कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे तो आधे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, कपास नष्ट हो जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा ओ बायोटेक्नोलॉजी आओ जरा मदद करो। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी आई और उसने हमारे कपास में क्या किया, एक ऐसा जीन इंसर्ट किया, एक ऐसा जीन इंसर्ट किया जिससे जैसे कोई भी कीट पतंगे कुछ भी आके अगर उस पौधे को खाते हैं, नष्ट करते तो वो खुद ही मर जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी फसलें बची रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, अपना सपना पूरा कर पाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्लेवर सेवर टमाटो। कभी सुना है ये फ्लेवर सेवर टमाटो? इसमें क्या है भाई, जैसे टमाटर है, हाँ वही लाल टमाटर, बड़े मजेदार, है ना। हमने क्या लिया, टमाटर लिया। तो नॉर्मली अब जब टमाटर खरीदते हो, जैसे आपने देसी टमाटर खरीदा है, नॉर्मल टमाटर खरीदा, तो उसको आप 5-6 दिन रख दो, तो धीरे धीरे देखो उसका जो जब आप खरीदोगे एकदम टाइट टाइट से होंगे बाहर से, है ना। जब अब 3-4 दिन हो दो एकदम पिलपिले से हो जाएंगे, एकदम गिलगिले से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लेवर टमाटो है, ये क्या होते थे, इनका जो ज्यादा दिन तक ये नहीं खराब होते थे, इनको हम ज्यादा दिन तक रख सकते थे। कैसे रख सकते थे, आओ देखो। ये नॉर्मल टमाटो हमने लिया, ठीक है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी है, पैक्टिन की बनी है। कोशिका भित्ति किसकी बनी है, नॉर्मल टमाटो की, ठीक है, पैक्टिन की बनी है। अब एक एंजाइम, एक जीन है, जीन समझ लो, जो कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है भाई, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। क्या कर रहा है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वो जीन, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये आके पैक्टिन को नष्ट कर रहा है। ये हमारी कोशिका भित्ति है, अब ये जो एंजाइम है ये आके इसको क्या कर रहा है, नष्ट कर दे रहा है। हमारी जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट कर रहा है, कह रहा है तुम नष्ट, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, ठीक है, नष्ट कर दे रहा है। अब जब नष्ट कर दे रहा है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, कोशिका भित्ति जब डैमेज होना शुरू होगी तो वो पिलपिले से होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने भी कहा कि चलो आओ हम
क्या करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और हमने आया और हमने इस जीन को ही क्या करा, निकाल फेंका, क्योंकि हम जीन स्थानांतरण तो कर ही सकते हैं ना। हमने इस जीन को क्या किया, हमने इस जीन को ये क्या कर दिया, नष्ट कर दिया या निकाल दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो पैक्टिन है ये एंजाइम इसको नेस्ट नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा कि जो इसका ड्यूरेशन है, जो इसका खराब होने का समय, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, एक तो इसका फ्लेवर सेवर, कि हमने इसको ज्यादा दिन तक क्या कर दिया, उसके जो फ्लेवर से उनको भी बचाए रखा, और ज्यादा टाइम तक वो क्या करेंगे, सेव भी हो जाएंगे भाई, ज्यादा दिन तक नहीं खराब होंगे, ज्यादा दिन तक चलेंगे। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो जो भी चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, ये जो भी हमने उत्पाद हम अपने कोई भी जीव प्राप्त कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव, पादप, पौधे, जो भी चीजें हम इन पे जो भी जीन स्थानांतरण कर रहे हैं, उनको लैब कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं, उसके लिए भाई क्या चाहिए, हमें अनुकूलतम दशाएं हमें उनको देनी पड़ेगी, वैसी परिस्थितियां बनानी पड़ेगी, जैसे उचित पीएच और उनके हिसाब से तापमान, ये उनके हिसाब से जो भी उनको हार्मोन्स, जो भी उनको मिनरल्स, जो भी विटामिन चाहिए होंगे, वो सारी चीजें हमें क्या है, उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद इस प्रक्रिया में जो भी हमारे प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक, जो भी चीजें हमें चाहिए होगी, जिस भी चीज के लिए हम उनको बना रहे होंगे, हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, मार्केट में अपने हिसाब से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि ये जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है, उसका हमने कृषि में क्या क्या उपयोग किया है। भाई किसी को पता है क्या, चलो आओ देखते हैं कि हमने कृषि में उससे क्या क्या कमाल किए हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन के वृद्धि के लिए निम्न विकल्प प्रस्तुत है। देखो, कृषि रसायन आधारित कृषि, हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी पर्याप्त उत्पादन मुश्किल है। पीड़कनाशी व उर्वरक का प्रयोग वृद्धि उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जो कि अधिक महंगे होते हैं, और ये कृषि रसायन जल, मृदा व भोज्य पदार्थों की अधिक प्रदूषित करते हैं, इसलिए कार्बनिक कृषि पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमने कृषि में कैसे जैव प्रौद्योगिकी का यूज किया। सबसे पहले आपको पता है जब हमारा भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो पहले क्या था, पॉपुलेशन कम थी। ठीक है, और जो पहले लोग जैविक खेती करते थे, मतलब ऑर्गेनिक, आजकल आप देखते हैं एक शब्द है जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, वो है क्या, ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप जो है जो खेती करिए उसमें आप गोबर की खाद डालिए, ठीक है, वर्म्स वाली खाद डालिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग केचुए का यूज करते हैं, मैन्यूस जो पत्ती वत्ती होती है उनको सड़ा गला के खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक रूप से बनाते हैं और हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम क्या हुआ, जब लोग ज्यादा हो गए, जनसंख्या ज्यादा हो गई, और क्या हुआ, और फसलें सबको नहीं अट पाती थी, जितने खाने वाले थे उससे कम फसलें उत्पन्न हो रही थी। तो फिर जब हरित क्रांति आई, आप सबको पता है हरित क्रांति आई है ना, हरित क्रांति जब हमारे देश में आई तो उससे क्या हुआ, फसलों का उत्पादन तो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे थे, हम पीड़कनाशी यूज कर रहे थे। जहां हमारे फसलों में क्या हो रहा था, कोई भी कीड़ा लग रहा था, कोई भी कीड़ा हमारी फसलों को डैमेज कर रहा था, हम आए, हमने पूरा एकदम मारा पीड़कनाशी और वो पूरे खत्म हो गए। ठीक है, हमने डीडीटी का यूज किया, हमने बहुत सारे ऐसे पीड़कनाशी का यूज किया, हमने उर्वरक का प्रयोग किया। आपने देखा होगा अक्सर आप खेतों में देखते हैं कि वो रासायनिक खाद ऐसे सफेद सफेद गोल गोल होती है, उनको फेंकते रहते हैं। तो हमने रासायनिक खादों का यूज किया, हमने पीड़कनाशी का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया। ठीक है, हमने इन सारी चीजों का यूज किया। जब हमारा क्या हुआ, हमारा हरित क्रांति आया, तो देश में क्या हुआ, खेती का जो खेती का दायरा था वो तो बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गई, फसलें उत्पन्न होना शुरू हो गई। लेकिन उसके बहुत सारे भाई दुष्परिणाम भी थे। हम जो पीड़कनाशी यूज कर रहे हैं, जैसे आप डीडीटी का एग्जांपल देख लो, अब वो भूमि में गया, भूमि की उर्वरकता खराब कर दिया, भूमि को बंजर बना रहा है। फिर वो प्लांट्स में गया, प्लांट्स उसकी कुछ मात्रा एब्जॉर्ब किए, फिर उनको प्लांट्स को हमने खाया तो वो हम में गए। अब वो हम में क्या है, 100 तरह की बीमारियां कॉज कर रहे हैं। इसीलिए देखो क्या होता है कि धीरे धीरे लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम प्रदूषित चीजें यूज कर रहे हैं। ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना खाना साफ है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बहुत सारे रासायनिक खादों का यूज किया, जो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, धीरे धीरे एक वक्त
यूज होते होते वो हमें नुकसान करने लगते हैं, वो हमारी बॉडी में जाने लगते हैं, फिर हमें क्या होता है, हमें उनसे नुकसान होने लगता है। तो फिर वापस से हमें क्या याद आया, हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, क्योंकि ये जो पीड़कनाशी है, ये जो उर्वरक है, ये वृद्धि तो कर रहे हैं, ये फसलों में वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी तो अच्छे नहीं है ना, ये हमारे स्वास्थ्य को भी तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना भाई। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं भाई, हम कार्बन कृषि करते हैं। फसल बढ़ाने के लिए कार्बनिक कृषि में हम जैव उर्वरक का यूज करते हैं, जैव नियंत्रण का यूज करते हैं, जैव पीड़कनाशी का यूज करते हैं। हमने गोबर की खादें शुरू की, हमने जो कीड़े आ रहे थे उनसे बचने के लिए कैसे बायोलॉजिकल तरीके शुरू किए, जिसमें रसायन का उपयोग ना हो, ठीक है, जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना हो, हमने वो सारी चीजें यूज किया। इससे भाई क्या होगा, इससे है ना, हम कार्बन कृषि में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। हम जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उससे क्या, हमने ऑर्गेनिक खेती की तो उससे भी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें क्या होगा, हम सबके लिए तो ये अवेलेबल करा नहीं पाते हैं, सबको तो वो चीजें क्या होंगी, नहीं अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है। तो हमने बोला कि हाँ भाई ये बात तो ठीक है, चलो हमारी हेल्थ तो इंप्रूव हो रही है, हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हमारी भूमि बच रही है, हम जो पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं वो बंद हो जा रहा है, ठीक है, हम जो पीड़कनाशी यूज कर रहे थे, हम जो रासायनिक खाद यूज कर रहे थे वो हमने कम किया। लेकिन कार्बनिक खेती से क्या हो रहा है कि इतनी फसल नहीं उत्पन्न हो रही है कि जिससे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वो सब में क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। तो हमने आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, हमने कहा आओ भाई हम थोड़ा सा इसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे जीव, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव जो जीन स्थानांतरण के द्वारा परिवर्तित किए गए हो उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीन कहते हैं। समझ में आया डेफिनेशन। ऐसे जीव, जीव कोई भी हो सकता है, पादप हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, जो जीव स्थानांतरण के द्वारा परिवर्तित किए गए हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। जो जीवों में जीन प्रवेश कराया जाता है उसे ट्रांसजीन कहते हैं, अभी आपको मैंने पीछे बताया था, और उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहते हैं, ठीक है। जैसे इन जीएमओ पौधों का, जीएमओ भी आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है, का प्रयोग अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। पहली बात तो ये पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति ये ज्यादा सहनशील होते हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशक की कम आवश्यकता होती है, खनिज उपयोग में पौधों द्वारा क्षमता में वृद्धि होती है, ये अनाज नुकसान कम करने में सहायक होते हैं और खाद्य पदार्थों में पोषक स्तरों में वृद्धि होती है। तो जब हमने उसमें बायोटेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का यूज किया तो हमें ये सारे फायदे मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो एग्जांपल कि अगर हम कपास की खेती कर रहे थे भाई और हमारे क्या होते, फसलों को आके कीट नुकसान कर दे रहे थे, तो अगर हम क्या करेंगे, हम पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो वो फिर से जमीन को नुकसान करेंगे, फिर हमें क्या होगा, हम कपास तो खा नहीं रहे लेकिन हमारी भूमि जो है वो तो खराब होगी ना उन पेस्टिसाइड से या रासायनिक खादों से। तो हमने क्या किया, हमने उन प्लांट्स के जीन में ही ऐसा रूपांतरण कर दिया कि अब कोई अगर जीव आता है, अगर कोई कीड़ पतंगे आते हैं जो उस बीटी कॉटन, जो कॉटन को नुकसान, कपास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही खुद डैमेज हो जाते हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, इन सारे के एग्जांपल्स देखेंगे। तो जब हमने आनुवांशिक रूपांतरित फसलें आधारित कृषि की तो हमें क्या हुआ, हमें ये सारे फायदे जो है वो देखने को क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। अब देखो, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है। ट्रांसजेनिक पादप समझ गए ना, ट्रांसजीन क्या बताया था मैंने, कोई भी बाह्य जीन जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जो जीन जो बाहर से आ रहा है दैट इज ट्रांसजीन, और वो जिसमें हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहा है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले देख लो, हम किसकी बात कर लेते हैं, कीट रोधी पादप। अब ये कीट रोधी पादप क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बताएगा भाई। देखो, क्राई प्रोटीन का निर्माण मृदा जीवाणु बैसिलस थूरिनजिनेसिस में उपस्थित जीन द्वारा होता है। क्राई प्रोटीन कुछ पौधों के लिए नुकसान, कुछ कीटों के लिए नुकसानदायक भी होता है, इसलिए इसे बीटी भी कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड की मदद से
क्राई प्रोटीन के जीन को तंबाकू, टमाटर, कपास आदि में प्रवेश कराकर कीटों के प्रति पादपों को प्रतिरोधी बनाया गया है और कपास में इस प्रकार का जीन स्थानांतरण अधिक प्रभावी व उपयोगी होता है, जिसे बीटी कपास या किलर कॉटन भी कहा जाता है। किलर कॉटन क्यों है भाई? आपको नहीं मारेगी, सिर्फ किसके लिए? जो उनको डैमेज कर रहे थे वो स्पेसिफिक उनके लिए ही नुकसानदायक है। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं कि बीटी कॉटन क्या होता है। आओ समझते हैं। ठीक है, आओ पहले हम इससे समझ लेते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। देखो बीटी कॉटन क्या है? पहली बात तो उसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस thuringiensis। मेरे साथ बोलो, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, अब देखो एक जीवाणु है भाई, एक जीवाणु बैक्टीरिया है जिसमें क्या पाया जा रहा है? इस जीवाणु में क्या पाया जा रहा है? क्राई जीन पाई जाती है। क्राई, रोने वाला क्राई होता है ना, क्राई। ये तो एक जीवाणु है जिसमें क्या पाया जा रहा है? क्राई जीन पाई जा रही है। ठीक है, अब ये जो क्राई जीन है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इस क्राई जीन की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें ये कीटनाशक प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? कीटनाशक प्रोटीन जो होता है वो बनाती है। क्या बनाती है बेटा? कीटनाशक प्रोटीन बनाती है। ठीक है, लेकिन ये जो कीटनाशक प्रोटीन होता है ये इसकी बॉडी में कैसा होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। क्यों निष्क्रिय अवस्था में होता है? क्योंकि इसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए हमें क्षारीय माध्यम होना चाहिए, और वो जो जीवाणु उसके अंदर वो क्षारीय माध्यम होता नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय माध्यम में क्या होता है? पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको क्षारीय माध्यम मिलेगा वो क्या होगा? तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ये कीटनाशक प्रोटीन है ये कैसा है? ये निष्क्रिय एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही ये कीट की आंत में गया, कीड़ों के, कीट मतलब क्या हुआ? यहाँ कीड़ों की बात कर रहे हैं। जैसे ये कीट की आंत में गया तो अब उसकी आंत में उसको क्या मिला? क्षारीय माध्यम मिला। तो अब वो निष्क्रिय से क्या हो जाएगा? ये जो क्राई जीन है ये क्या होगा? निष्क्रिय से क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ही सक्रिय होगा, चूंकि ये आंत में गया है जहां इसको क्षारीय माध्यम मिल रहा है, अब ये सक्रिय हो गया है तो वो उसकी आंतों में क्या कर देगा? ढेर सारा छेद कर देगा, उसको पूरा डैमेज कर देगा। और जैसे ही उसको डैमेज करेगा तो क्या होगा? वो जो कीट होगा उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्राई जीन है ये बेसिकली ये जो कीट गण है उन पे काम करते हैं, जैसे डिप्थीरियंस आपको पता है इसमें मच्छी, मक्खर, मच्छर, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, और लेपिडोप्टेरॉन, ये सारे जो कीटगण हैं ये इन पे ज्यादा कारगर होती है। ठीक है, आपने कहा हाँ मैम हम समझ गए, लेकिन इसका क्या? अब देखो हमने क्या किया, हमने इसी क्राई जीन को किसमें इंट्रोड्यूस करा दिया? पादप में करा दिया। किसमें? वो जो हमारे कॉटन के प्लांट्स थे। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉटन के प्लांट्स को क्या था कि ये जो कीटगण थे वो उसको आगे डैमेज कर दे रहे थे, पूरी की पूरी फसल खराब हो जा रही थी। अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो एनवायरमेंट को नुकसान होगा, मृदा प्रदूषित होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो क्राइजीन है इसको रूपांतरित, उसको स्थानांतरित कर दिया। किसमें स्थानांतरित कर दिया? जो कॉटन का पेड़ था, तो हमने उसको क्या बोला? बीटी कॉटन। ठीक है, तो हमने जब उसमें स्थानांतरित कर दिया, अब प्लांट में तो वो निष्क्रिय रहेगा क्योंकि वहां पे क्षारीय माध्यम नहीं है। अब जैसे ये कीट आएंगे, ये स्पेसिफिक कीट उसको डैमेज करते हैं, अब जैसे ही उसको आएंगे, कीट ने उस क्या किया, उसको जैसे लिया, ये क्राइजीन उसके आंतों में गया और वापस से क्या हो गया? सक्रिय हो गया, उसकी आंतों को डैमेज कर दिया और वो कीट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बिना हमने कोई भी पॉल्यूशन फैलाए, बिना किसी को डैमेज किया, क्या किया हमने? टेक्नोलॉजी की मदद से अपना काम कर लिया। ठीक है, अब देखो बीटी कॉटन साधारण कॉटन विशेष प्रकार के कीटों जैसे कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कैलियोप्टेरॉन के कॉटन पादप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये सारे जो कीड़े हैं ये क्या है? ये जो हमारा कॉटन प्लांट है, कपास का जो हमारा पौधा है उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते रहते हैं। या तने, पुष्प, कलिकाओं व कॉटन बॉल के ऊपरी भाग में छेद करके घुस जाते हैं और आक्रमण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी पेड़ देखा है? ऐसे होता है, ऊपर ऐसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है या तना, कहीं भी छेद करके घुस जाएंगे और फिर अंदर जाके तबाही मचाएंगे। क्या मचाएंगे? तबाही। ठीक है, अब तो हमारा क्या होगा? हमारा जो कपास है वो क्या होता है? वो बेचारा खराब हो जाता है। ठीक है, कॉटन में छिद्र हो जाता है या पकने से पहले ही क्या होता है? खराब हो जाता है।
ठीक है। अब 0 से 60% तक का फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। सोचो इतना खराब कर देते हैं कि 60% तक फसलें हमारी क्या होती थी, खराब हो जाती थी, ठीक है। इससे बचाने के लिए कीटनाशक का स्प्रे अधिक महंगा होता है कि हर एक प्लांट पे हम जाके कीटनाशक का स्प्रे करें, महंगा तो महंगा पड़ेगा और उससे क्या होगा, प्रदूषण भी कॉज हो रहा है, ठीक है। अब देखो कॉटन में दो क्राइजीन क्राई 1AB और क्राई 2AB को भेजा जाता है, जो आनुवांशिक रूप से विकसित कॉटन फसल को बीटी कॉटन कहते हैं, क्योंकि यह कॉटन बलवर्म के विपरीत बीटी टॉक्सिन जीन रखती है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, बीटी कॉटन कहा, ठीक है। तो देखो ये आपको समझ में आ गया। अब ये एक चीज याद रख लेना भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राई 1AB ये कौन, मक्का बोरस, कौन मतलब क्या होता है, मक्का, ये इसके विरुद्ध काम करती हैं। क्राई 1AB कौन बोर्स के विरुद्ध काम करती हैं, जबकि क्राई 1AC और क्राई 2AB ये कॉटन बॉल वॉर्म के विरुद्ध काम करती हैं। यहां से सवाल पूछा जाता है बेटा, इसको जरूर से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, जो क्राई 1AB है वो कॉर्न बोरस के विरुद्ध काम करती है, जबकि जो क्राई 1AC और क्राई 2AB है वो कॉटन बॉल वॉर्म के विरुद्ध काम करती हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़े। अब देखो हमने अभी तक देखा वो, ठीक है, कि किस तरीके से हमने अपने कॉटन के पौधों को बचाने के लिए किसका यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब देखते हैं क्या, पीड़क प्रतिरोधी पादप, ठीक है। विभिन्न निमेटोड मानव जंतु व पादपों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। सूत्रकृमि निमेटोड्स मैलिग्डोगाइन तमाकू, बैगन, टमाटर आदि पौधों के मूल में संक्रमण कर उनकी पैदावार में कमी ला सकते हैं, ठीक है, कमी ला देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के टीडीएनए का उपयोग कर हम इन संक्रमण को रोकने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। अब देखो हिरुडिन या एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त के थक्के के निर्माण को रोकता है। इस प्रोटीन को औषधि के रूप में ट्रांसजेनिक पादपों से प्राप्त किया जाता है। ब्रेसिका नेपस में हिरुडिन के संश्लेषित जीन को स्थानांतरित किया जाता है। हिरुडिन प्रोटीन इस पादप के बीजों में संश्लेषित व संचित होता है, जिसको अलग व शुद्धिकरण करके हिरुडिन को औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये भी देख लिया भाई हमने। अब हम क्या देख लेते हैं, वायरस प्रतिरोधी पादप। बड़ी संख्या में फसली पादप वायरस रोगों से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण वायरस प्रतिरोधी पादप जैव तकनीकी द्वारा बनाए गए। इस तकनीकी में टमाटर व तंबाकू वाले पादपों को वायरस प्रतिरोधी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इन पादपों में टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूब्यूल वायरस आदि के केवल आवरण प्रोटीन जीन को प्रवेश करा दिया जाता है और इन ट्रांसजेनिक पादप के आवरण प्रोटीन के कारण बिना किसी बाह्य संक्रमण के भी इंटरफेरोन्स उत्पन्न होने लगते हैं और ये इंटरफेरोन्स इन ट्रांसजेनिक पौधों को भावी वायरस संक्रमण के लिए प्रतिरोधी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन सभी फसलों में किस तरीके से हमने ट्रांसजीन का यूज करके क्या किया है उनको नुकसान पहुंचाने वाले, संक्रमण करने वाले चीजों से बचाया है, ठीक है। अब देखो जीवाणु प्रतिरोधी पादप देख लेते हैं। इस तकनीकी में ऐसे पादपों की उन्नत किया जाता है जो रोगकारी जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जैसे कि तंबाकू का ट्रांसजेनिक पादप। अभी इसका एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, जिसमें एसिटल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोडित करने वाले जीन का स्थानांतरण किया गया है। या एंजाइम स्यूडोमोनास सिरंगी जीवाणु द्वारा उत्पादन होने वाले रोग वन्य भाग के प्रति तंबाकू को प्रतिरोधी बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो एग्जाम्पल है बेटा हम किस में देख लेते हैं, टोबैको प्लांट्स में देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि टोबैको प्लांट्स में जो निमेटोड पीड़क थे, निमेटोड आपको पता है जो अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा निमेटोड सिस्टोड के बारे में, है ना। तो जिन निमेटोड पीड़क थे इनका नाम क्या था, इनका नाम जो था, ये निमेटोड पीड़क क्या करते थे, ये निमेटोड पीड़क इनकी जड़ों को संक्रमित करते थे भाई, किसको, जड़ों को संक्रमित। और इनका नाम क्या है, मैलिडोगाइन इनकॉग्निटा। क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ, मैलिडोगाइन इनकॉग्निटा। तो ये जो निमेटोड पीड़क थे, ये क्या कर रहे थे, जड़ों को संक्रमित कर रहे थे। जैसे मान लो ये जड़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जड़ों में गांठें बना दे रहे थे भाई, ट्यूमर जैसा बना दे रहे थे,
गांठें या फिर ट्यूमर जैसा बना दे रहे थे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ऊपरी हिस्से को क्या करे, ऊपरी हिस्से को कोई पीड़ित करे, मान लो कोई निमेटोड है या कोई भी वायरस है या कोई भी जीवाणु है, अगर वो किसी ऊपरी हिस्से को क्या कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तने को, पत्ती को, फूल को, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें पेस्टिसाइड डाल के भी उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, कीटनाशी डाल के भी, लेकिन हम जड़ों को क्या भाई खोद के थोड़ी ना हम डालेंगे उसमें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, ये जो निमेटोड पीड़क थे ये जड़ों को संक्रमित कर रहे थे। ठीक है, तो इनके लिए हमने कौन सी तकनीक यूज की, इनसे निपटने के लिए हमने कौन सी तकनीक यूज की, उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, आरएनएआई। आरएनएआई मतलब क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। अभी पीछे आपने ये तकनीकी देखी भी थी, एक जगह लिखी हुई आई थी, पर इसको यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप। अब ये जो निमेटोड काम कर रहा था, हमने बीच में जाके क्या किया, हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, सपोज आप फोन पे बात कर रहे हैं और हम गए और मैंने आपको बुलाया, अरे सुनो यहाँ आओ, तो आप क्या हुआ, आप पलट के देखेंगे तो ये मैंने क्या किया, मैंने आपका बात करने का क्रम टूट गया, मैंने बोला आओ बहुत जरूरी काम है, तो आप फोन काट के आ गए, ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस। कहते हैं ना, अरे इंटरफेयर मत करो मेरे काम में यार, हम कुछ कर रहे हैं तो डिस्टर्ब मत करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हस्तक्षेप किया, और कैसा हस्तक्षेप किसकी वजह से किया, आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से किया। ठीक है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम, एंटी सेंस तकनीकी बोल देते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम इस तकनीकी द्वारा ये जो पीड़क प्रतिरोधक तंबाकू है वैसे पादप बनाते हैं। अभी जो हमारा ये तंबाकू पादप था, इसको ये निमेटोड्स क्या कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, इसकी जड़ों में क्या कर दे रहे थे, ट्यूमर कॉज कर दे रहे थे, गांठें बना दे रहे थे। इनसे निपटने के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया, और इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने ऐसे तंबाकू प्लांट्स बनाए जो कि कैसे थे, पीड़क प्रतिरोधक थे। इतना क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, बताइए मुझे, ये कैसे गया और इसने कैसे इससे इनको निजात दिलाई। तो देखो भाई, इसका काम करने का तरीका क्या है, आप सबको पता है, क्या पता है कि जब हमारा जो जीन होता है, डीएनए होता है, उससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। कौन सी प्रोसेस में बनेगा, अनुलेखन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारा डीएनए वाला चैप्टर है, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना, जहाँ पे हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो देखो, जीन है, उससे डीएनए, उससे एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अनुलेखन। एमआरएनए से आगे जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आपको पता है, इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यही प्रोटीन जो था, यही प्रोटीन क्या कर रहा था, इन जो जड़ों है इन्हीं में क्या कर रहा था, ट्यूमर्स कॉज कर रहा था। ठीक है, ये जो एमआरएनए है ये क्या बना रहा था, ये एमआरएनए यहाँ पे प्रोटीन बना रहा था, यानी कि ये जो एमआरएनए था, ये जो आरएनए था, यही प्रोटीन बना रहा था, और यही प्रोटीन बना के यहाँ पे क्या कर रहा था, ट्यूमर कॉज कर रहा था भाई, बीमारी कॉज कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया। ठीक है, आरएनए हस्तक्षेप का यूज किया हमने। ये जो एमआरएनए बन रहा था, ये मान लो ये जो आरएनए बन रहा था, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा था, तो हमने क्या किया, इस एकल एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। हमने क्या किया, इसके सामने क्या किया, एक और क्या किया, आरएनए स्ट्रैंड बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, द्विरज्जुक आरएनए में रूपांतरित हो गया, और जब ये द्विरज्जुक आरएनए में रूपांतरित हो जाएगा तो भाई ये प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक एकल रज्जु एमआरएनए जो है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था। हमने इसकी मदद से क्या किया, यहाँ पे द्विरज्जुक आरएनए में इसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्यूमर कॉज नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे ये तंबाकू पादप हैं, इनको हमने कैसा बनाया, पीड़क प्रतिरोधक बनाया। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, कवक प्रतिरोधी पादप, जीन स्थानांतरण करा के पादपों में अनेक कवक रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सकता है या बनाया गया है। जैसे कि रोग कारक कौन से थे, अल्टरनेरिया लॉन्गिपेस। ठीक है, रोग क्या था, ब्राउन स्पॉट। ठीक है, प्रतिरोधी जीन यहाँ पे हमने क्या लिया, क्राइटिनेज जीन, और ट्रांसजेनिक पादप हमारा क्या था, क्या बना, तंबाकू में हमने। ठीक है, उसी तरह से ये और दो एग्जांपल हैं तंबाकू और आलू में, जिसमें हमने क्या किया, इनका यूज किया है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। आप देखो,
सुपर पोटैटो का निर्माण, भाई सुपर पोटैटो क्या है? सुपर पोटैटो का निर्माण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने किया था। भाई किसने किया था? आशीष दत्ता ने रामदाने का प्रोटीन बनाने वाला जीन आलू में डालकर किया था। अधिक पैदावार वाला यह जीन पोटैटो को यानी कि आलू को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और यह ज्यादा प्रोटीन युक्त भी होता है। तो ये क्या किया, ये जो आशीष दत्ता जी थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया और ऐसे आलू बनाए। कैसे आलू बनाए? जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा हो और वो आलू क्या हो, लंबे समय तक रोगों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, जो कि गोल्डन राइस का है। किसका है? गोल्डन राइस। अब हम बोलोगे मैम ये राइस खाया जाता है क्या? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम तो राइस चावल खाते ही ना। राइस मतलब क्या? चावल। गोल्डन मतलब क्या? सुनहरे या पीले कलर के चावल। ठीक है, देखो उनमें खासियत क्या है, क्यों हम इन्हें गोल्डन राइस कह रहे हैं भाई, क्यों हम इन्हें सुनहरे चावल कह रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है इनमें? तो चलो देखते हैं। चावल की गोल्डन राइस किस्म की स्विस के जैव अभियंत्रक ईगो पैट्रिकस ने विकसित की थी। इसमें इन्होंने डैलिफोडिल नामक पौधे से बीटा कैरोटीन उत्पन्न होने वाला जीन प्रवेश करवाया, जिसके कारण इस चावल में विटामिन ए का पता चला। देखो क्या किया इन्होंने गोल्डन राइस में, बीटा कैरोटीन संश्लेषण जीन डाला। क्या डाला इस गोल्डन राइस में? क्यों इसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डैलोफिल नामक पौधे से बीटा कैरोटीन उत्पन्न किया। किससे? डैफोडिल नामक पौधे से बीटा कैरोटीन उत्पन्न करने होने वाला जीन प्रवेश कराया। और चूंकि ये जो बीटा कैरोटीन संश्लेषण जीन है, इससे क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो गोल्डन राइस है, जब ये हमारे अंदर जाते हैं, हम उनको खाते हैं, तो हमें क्या होता है, विटामिन ए जो होता है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है। और ये जो बीटा कैरोटीन संश्लेषण जीन है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है बेटा, आप देखो हम चिकित्सा में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं। अभी हमने किस में देखा, हमने कृषि में देखा कि हम कृषि में किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे थे। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, हमने फ्लेवर टोमेटो देखा, हमने सुपर पोटैटो देखा, हमने बीटी कॉटन देखा। बीटी कॉटन तो एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा बीटी ब्रिंजल, ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने इस तकनीकी से क्या किया, अपनी फसलों को बचाया, सुरक्षित रखा। उनको क्या किया हमने, जो पीड़क हैं उनसे बचाया। पीड़क मतलब पेस्ट, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनसे हमने बचाया, उनको लंबे समय तक हमने सुरक्षित रखा। गोल्डन राइस हमने देखा, जिसमें हमने क्या किया, हमने तो उसमें विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ाया। ठीक है, हमने तंबाकू के पौधों में देखा जिसको निमेटोड्स डैमेज कर रहे थे, हमने उनको देखा कि हमने उनको किस तरीके से बचाया। तो ये सारे बहुत सारे यूजेस थे जो हमने कृषि में देखे। अब जैव प्रौद्योगिकी का जो यूज है वो हम किस में देख रहे हैं, चिकित्सा में देख लेते हैं। ठीक है, मानव स्वास्थ्य के रक्षा के लिए दो प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। प्रथम रोगों का उपचार करके, द्वितीय रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु की रोकथाम करके। ठीक है, देखो क्या होता है, जब किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, जब किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो पहले तो क्या होता है कि भाई रोग हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका उपचार कराते हैं। सपोज अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, टीबी हो गया है, कोई भी बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसका उपचार करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रिवेंशन, कि रोग उत्पन्न होने से पहले ही हम क्या करें, ऐसा कंडीशंस लें कि हमें वो रोग उत्पन्न हो ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि प्रथम रोगों का उपचार करके द्वितीय रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं की ही रोकथाम कर दी। ठीक है, और अब तो ये भी है कि रोग उत्पन्न होने से पहले हम ऐसी कंडीशन ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो लक्षण आने से पहले ही क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपको भविष्य में ये बीमारियां हो सकती हैं। ये भी टेस्ट हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। हाँ, वो थोड़े कॉस्टली हैं, पर अब कुछ बीमारियों की जांच हम पहले से ही वो हमारे अंदर जीन्स की जांच करके और बहुत सारी चीजों की जांच करके बता देते हैं कि भविष्य में ये बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने रोग उत्पन्न किया तो उनके रोग उत्पन्न हो गया तो हमने उनका उपचार कराया। अब जो वो रोग फैला रहे हैं उनसे कैसे निपटना है, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहले अनेक वर्षों से प्रतिजैविक औषधियां, एंजाइम, विटामिन व हार्मोन्स का प्रयोग होता आ रहा है, किंतु इंटरफेरोन्स, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन आदि उत्पादों
ठीक है, ये इंसुलिन है बेटा, आदि उत्पादों को विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया गया है, जो अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग के उपयोग से कैंसर व विभिन्न आनुवांशिक रोगों के उपचार में नई क्रांति आई है। वर्तमान काल में लगभग 30 पुनर्योग औषधियां विश्व भर में मानव के प्रयोग के लिए बनाई गई हैं, जिनमें से 12 औषधियां भारत में ही मिलती हैं। ठीक है, अब देखो आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। ठीक है, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आनुवांशिक इंसुलिन क्या है, सबको पता है। जब हमने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़े थे उसमें हमने इंसुलिन के बारे में डिटेल से बात की थी ना, किया था ना कि इंसुलिन का काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में रक्त में जो अतिरिक्त शर्करा होती है उसको कहाँ तक भेजता है, वो कोशिकाओं तक भेजता है। इंसुलिन कम होगा तो मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो देखो हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, इन विवो कंडीशन में हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। इंसुलिन जीन होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जीन है, डीएनए क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो एमआरएनए है ये प्रो इंसुलिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, देखो इंसुलिन जीन है, जीन कहां पे होता है आपको पता है, डीएनए में। अब इससे अनुलेखन के द्वारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रो इंसुलिन बनाएगा। और ये जो प्रो इंसुलिन है ये निष्क्रिय कंडीशन में, पहले डायरेक्टली सक्रिय इंसुलिन नहीं बनता हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में डायरेक्टली सक्रिय इंसुलिन नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, निष्क्रिय इंसुलिन बनता है। ठीक है, ये निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रो इंसुलिन होता है जो निष्क्रिय है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती हैं। पहले जब एमआरएनए इनको बनाता है तो क्या होता है, इसमें 3 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, एक ए पेप्टाइड, एक बी पेप्टाइड और तीसरा क्या है, सी पेप्टाइड। तो जो पहले ये बना तो इसमें ये तीनों होते हैं, ए पेप्टाइड भी होगा बेटा, बी पेप्टाइड भी होगा और सी पेप्टाइड भी होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इस सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है, सी पेप्टाइड को क्या होता है, हटा दिया जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को, ये दोनों जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं, सक्रिय इंसुलिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सक्रिय इंसुलिन बना देते हैं। ठीक है, सी पेप्टाइड हट जाता है, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बचता है और ये सक्रिय इंसुलिन बना देते हैं। ठीक है, अब जो इंसुलिन सबसे पहले किसने बनाया, ह्यूमलिन या इंसुलिन सबसे पहले किसने बनाया, 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने बनाया था। और इन्होंने इसको बनाने के लिए किसका यूज किया था, ई कोलाई का यूज किया था। इन्होंने इसके लिए किसका यूज किया था, ई कोलाई का यूज किया था। तो इसमें क्या है कि ये जो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड है इसको ये किस तरीके से, ये इसको, क्योंकि नेचुरली तो जुड़ेंगे नहीं, फिर उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लैब कंडीशंस का यूज करेंगे। ठीक है, और आपको मैंने इंसुलिन के बारे में लास्ट चैप्टर में बताया भी था अच्छे से कि पहले हम इंसुलिन क्या करते थे, एनिमल्स से निकालते थे, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। फिर हमने क्या किया, हमने उसको सोचा कि चलो हम इसको मानव से ही लेते हैं ताकि एलर्जी और साइड इफेक्ट्स ना हो। उसके लिए हमने किस चीज का यूज किया था, बताओ जल्दी, हमने वो पूरा टेक्नोलॉजी पढ़ा था ना, लिख के बताओ मुझे कि मैम क्या था ये। ठीक है, आओ भैया अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन, इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड शायर शेकर ने 1916 में की थी। इंसुलिन 51 अमीनो एसिड युक्त प्रोटीन हार्मोन होता है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, पता है ना आपको ये किससे प्राप्त होता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, ये भी पता है भाई आपको। शुरुआत में मधुमेह रोग के इलाज के लिए इंसुलिन गाय व सुअर से प्राप्त किया जाता था, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 800 से 1000 केजी अग्नाशय की जरूरत होती थी। और जानवरों से प्राप्त हुई इंसुलिन के कुछ रोगियों में एलर्जी भी उत्पन्न हो जाती थी, परंतु इसे जैव तकनीकी द्वारा आसानी से ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो देखो ये एक जैव तकनीकी का बहुत बड़ा फायदा था कि हमें इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में, जितने लोगों को चाहिए हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, डेनमार्क ने 1980 में पहली बार स्वाइस इंसुलिन को 90% शुद्ध मानव इंसुलिन में रूपांतरित किया और एलिली ने 1983 में 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की संख्या ए तथा बी के जैसी थी। ठीक है, जीवाणु ई कोलाई के प्लाज्मिड से इन श्रृंखलाओं को प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का निर्माण किया और इन अलग अलग बनी श्रृंखलाओं को निकालकर डाइसल्फाइड संघ बनाकर आपस में जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया।
ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से भाई क्या बना, मानव इंसुलिन बनाया गया। ई कोलाई से बनी जैव तकनीकी द्वारा इंसुलिन को ह्यूमलिन नाम से जाना गया। ये जो है ई कोलाई से बनी हुई जो जैव तकनीकी द्वारा इंसुलिन बनाई गई उसको हमने क्या कहा, ह्यूमलिन है। आप इसको कुछ और मत समझ लेना, ये क्या है, इंसुलिन ही है। ठीक है, और इंसुलिन आंख के रेटिना व वृक्कों को कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, चले आगे। चलो अब देख लेते हैं जीन थेरेपी क्या होती है भाई, जीन चिकित्सा क्या होती है। जीन उपचार अनुवांशिक अभियांत्रिकी की एक तकनीकी होती है जिसके माध्यम से रोगी के शरीर में विशेष अंग की कोशिकाओं में नया जीन भेजकर उपचार किया जाता है। ठीक है, इस तकनीकी के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को हटाकर नया जीन प्रवेश किया जाता है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, थेरेपी मतलब क्या होता है, हम किसी को उपचार कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मान लो शरीर में कोई ऐसा जीन है जो खराब है, तो हमने उस जीन को क्या किया, शरीर से बाहर निकाल दिया, या किसी अच्छे जीन की जरूरत है तो उसको क्या किया, हमने वहां पे रूपांतरित कर दिया। तो यही क्या है, जीन थेरेपी है। ठीक है, कि हम किसी विशेष अंग की जहां की कोशिकाओं को जरूरत है वहां पे नया जीन भेजकर हम उपचार करते हैं। इस जीन के द्वारा ही रोगी में महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण होता है। अगर किसी भी जीन में थोड़ी सी भी विकृति आ जाती है तो प्रोटीन में असमानताएं दिखने लगती हैं और प्रोटीन में बदलाव के कारण मनुष्य के लक्षण समष्टि गुण परिवर्तित हो जाते हैं। विकृत जीन को हटाकर नए जीन को पुनर्योजी डीएनए तकनीकी द्वारा जोड़ा जाता है। पुनर्योजी डीएनए तकनीकी जो है ये हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। इस घटना को जीन चिकित्सा व जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, है भाई? ये देखो, तो हमने क्या देखा, जीन थेरेपी क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी। जो भी डिफेक्टिव या विकृतिकृत जीन है उनको हटाकर उनकी जगह पे हमने क्या डाला, क्रियाशील जीन डाला। ठीक है, सबसे पहले ये कब किया गया, सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट या आप ये कह सकते हो थेरेपी का यूज हमने एक 4 साल की बच्ची पे किया। ठीक है, तो वो जो 4 साल की बच्ची थी कब किया, 1990 में। ठीक है, उसे क्या था, SCID था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी थी। ठीक है, इस डिफिशियंसी में क्या होता है, SCID डिफिशियंसी में क्या होता है बेटा, आपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा है जब आपने हमारा इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनने देते हैं। इस डिजीज में क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं बन रहे होते, क्योंकि एक एंजाइम की कमी हो जाती है और वो एंजाइम क्या है, ADA, यानी कि एडेनोसिन डीमिनेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, अब ये तो डिजीज हो गई। अब इसके उपचार में क्या करते हैं भाई, देखो उपचार में क्या करेंगे कि जो भी मरीज है जिसको भी ये डिजीज है उसके लिम्फोसाइट्स को पृथक करते हैं और उसका कृत्रिम रूप से संवर्धन करते हैं। कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, यानी कि जो क्रियाशील ADA का cDNA है मतलब जो क्रिया, ऐसे आप समझ लो कि जो क्रियाशील DNA है उसको ले लेंगे और पशु विषाणु, क्योंकि हमारा हम किसके द्वारा ट्रांसफर करते हैं, जंतुओं में किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, पशु विषाणु का यूज करते हैं जो हमारा वेक्टर DNA होता है। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं और फिर लिम्फोसाइट्स में निवेशित करा देते हैं और जो इसका इलाज होता है। लेकिन चूंकि इन लिम्फोसाइट्स की एक निश्चित अवधि होती है ना जीने की, आपको बताया कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके जीने की एक निश्चित अवधि होती है। तो ये जो इलाज है ये टेम्परेरी हुआ बेटा, ये परमानेंट तो हुआ नहीं। जब तक उनका जीवन काल है तब तक तो ठीक है, फिर जैसे ही लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हुई तो फिर से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ये एक टेम्परेरी इलाज है। तो इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है भाई, कि जब किसी को अगर ये डिजीज हो रही है तो भ्रूणीय अवस्था में ही हम क्या करें, जो विकृतिकृत या डैमेज जीन से उसको निकाल कर क्रियाशील अगर हम भ्रूणीय अवस्था में ही उस डैमेज जीन को निकाल कर क्रियाशील जीन को डाल देंगे तो उसका क्या होगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीन तकनीकी, जीन थेरेपी। अब देखो जीन थेरेपी के क्या क्या फायदे हैं। इस तकनीकी द्वारा अन्य घातक रोगों का भी उपचार किया जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, पार्किंसंस रोग। जीन उपचार के लिए निम्न चरण होते हैं। इनके द्वारा आनुवंशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन का पता लगाया जाता है, जीन अनुवंशिकी द्वारा क्लोनिंग की जाती है, जीन का विकलन करना, जीन उपचार की उपयुक्त युक्ति का विकास और शरीर में इस जीन के उत्पाद की भूमिका ज्ञात करना। ठीक है,
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हम देख लेते हैं आणविक निदान। तो देखो आणविक निदान क्या होता है, किसी भी रोग की जल्द जांच होना। जैसे जनरली हम किसी भी कोई भी टेस्ट कराते हैं तो कब कराते हैं बताओ, हम कोई भी टेस्ट कराते हैं, जैसे मान लो में बुखार आ रहा है तो हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे, पेट में यहाँ वहां कहीं दर्द हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे दर्द होता है तो सीटी स्कैन एमआरआई कराएंगे। तो कब कराया हमने, जब हमारे शरीर में कोई लक्षण प्रकट हो रहा है, जब हमें कोई दिक्कत हो रही है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम उसका टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो लक्षण प्रकट होने का मतलब है कि वो बीमारी हमारे शरीर में काफी फैल गई है, तभी अब उसके लक्षण होने लगे, हमें दर्द होने लगा है, हमें उसके लक्षण प्रकट होने लगे हैं। ठीक है, तो अगर किसी रोग की हम बहुत जल्द जांच करा ले, लक्षण प्रकट होने से पहले जांच करा ले, रोग पूरी तरह फैलने से पहले हम जांच करा ले, तो यही क्या होता है, आणविक निदान। इसके लिए हम कौन कौन सी तकनीकों का यूज करते हैं, पुनर्योजक तकनीकी जो आपने पहले देखा, पीसीआर हम लास्ट अपने जो भी चैप्टर पढ़ा हमने लास्ट, उसमें हम देख चुके हैं, एलाइजा और प्रोब, ये कुछ तकनीकी है जिनका हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकी हैं जिनका हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, रोगों की जल्द जांच करने के लिए, लक्षण प्रकट होने से पहले जांच के लिए। ठीक है, तो देखो आणविक निदान किसी भी रोग के प्रभावकारी इलाज के लिए रोग के प्रारंभिक व रोग क्रिया के बारे में पता होना आवश्यक है। कुछ तकनीकी से रोगों के प्रारंभिक अवस्था में ही रोगों की पहचान कर ली जाती है और जैव प्रौद्योगिकी से मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी व अन्वेषकी द्वारा रोगों का चिकित्सीय उपचार किया गया है। डीएनए खंडों के अध्ययन से मानव भ्रूण में आनुवंशिक रोगों का निदान संभव हुआ है। जैव तकनीकी द्वारा अन्य रोगों के कारण की खोज की गई है तथा एड्स व अन्य रोगों की जांच के लिए एलाइजा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो देखो पुनर्योजक तकनीकी और पीसीआर ये हम देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, एलाइजा और प्रोब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एलाइजा क्या होता है, पहले तो हम एलाइजा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, ई से एंजाइम, ठीक है, ये एल है भाई, एल से लिंक्ड, ठीक है, और आई से इम्यूनो और सॉर्बेंट एसे। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये एलाइजा का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं भाई, तो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेजेज एंजाइम का यूज करते हैं। ओके, अब देखो इस जांच के लिए हम कौन सा सिद्धांत फॉलो करते हैं, तो एंटीजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षक एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया पे आधारित होता है। ये सिद्धांत एलाइजा तकनीक की होती है जिससे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एड्स हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब का अगर प्रारंभिक स्टेज में हमें जांच करना है तो इस तकनीकी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, प्रोब देख लेते हैं। प्रोब क्या होता है, तो चलो समझते हैं। देखो प्रोब तकनीकी क्या होती है उसमें हम देखते हैं, चलो ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ATGA ये हमारे पास क्या है, ये एक सीक्वेंस है। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बनाएंगे मतलब इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, इसका संपूरक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, संपूरक बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और यदि इस न्यूक्लियोटाइड क्रम की जांच के लिए हम इसका संपूरक जो ये बना रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोब कह रहे हैं। तो हमने जब इसका सीक्वेंस बनाया तो ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी और टी के सामने फिर से एक जी और ये सी, ये हमने क्या किया, एक सिंगल स्टैंडर्ड संपूरक यहाँ पे बनाया। ठीक है, क्या किया हमने, एक सिंगल स्टैंडर्ड संपूरक बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड यानी कि विक्रिय सक्रिय पदार्थ जो है वो यहाँ पे रेडियो लेबल्ड इसको कर देंगे। ठीक है, अगर ये संकरित नहीं होगा, अगर ये संकरित नहीं होगा, सपोज कि यहाँ पे हमने, अब ये जो संकरित हो गया, यहाँ पे हमने टी की जगह ए रख दिया और जी की जगह भी हमने ए रख दिया, तो अब ये नीचे वाले को इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला जो है इसके हिसाब से खुद को चेंज कर रहा है कि नहीं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर ये जो हमारा टारगेट क्रम है इसके संपूरक फोटोग्राफिक फिल्म जो बनेगी, इसकी पूरी फोटोग्राफिक फिल्म जो बनेगी, इस पे दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से या नहीं दिखाई दे रहा है, हम ये देखेंगे। ठीक है, यदि संकरित होगा तो दिखाई देगा, यदि संकरित नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है,
समझ गए? चलो भाई, अब हम देखते हैं पीसीआर। आप पहले पढ़ चुके हो, उस तकनीकी द्वारा एड्स रोगी से एचआईवी पहचानने या कैंसर रोगियों में जीन में होने वाले उत्परिवर्तन का पता लगाया जाता है। यह एक ऐसी उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न अनुवांशिक दोषी को पहचाना जा सकता है, और इसका हम लोग डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखो परजीवी जंतु क्या होते हैं, ठीक है। तो वे जंतु जिनका निर्माण बाह्य जीन के द्वारा होता है, अर्थात वे जंतु जिनकी जनन कोशिकाओं में दूसरे जंतु का जीन प्रवेश कराया जाता है, उन्हें हम परजीवी जंतु कहते हैं। जिस जीन को प्रवेश कराया जाता है उसे पराजीन कहते हैं। याद करो, हमने ट्रांसजेनिक और ट्रांसजीन के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसे जीन भाई जिनमें बाह्य जीव ऐसे जीव जिनमें बाह्य जीन निवेशित किए गए हों, क्या किए गए हों? ऐसे जीव जिनमें बाहर से क्या किया गया हो, जीन डाला गया हो, निवेशित किया गया हो। तो बाहर से जो जीन डाले गए उसको हमने क्या किया? ट्रांसजीन कहा, और जिनमें वो निवेशित किया गया उनको हमने क्या कहा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा, ठीक है। तो देखो, जो हमारे ऐसे जीव होते हैं वो 95% क्या होते हैं? माइस को हम लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हम सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम किस पे करते हैं? माइस पे करते हैं, चूहों पे करते हैं। क्यों? एक तो जो उनका बॉडी फंक्शनिंग होते हैं वो हमारी तरह होता है कुछ कुछ, ठीक है, और वो इजिली अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हम उनमें सबसे ज्यादा, जैसे मान लो हमें किसी रसायन की जांच करनी है, किसी दवा की जांच करनी है कि कितनी इफेक्टिव होगी, किसी जीन को डाल के देखना है कि क्या क्या उत्परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? 95% हम माइस को एज ए लेते हैं, क्या? एज ए अपना ट्रायल एनिमल के रूप में लेते हैं कि हम उसमें चीजें डाल के और फिर उसका क्या करते हैं? उसका हम अध्ययन करते हैं। उनको सैल्यूट करना चाहिए भाई कि ये हमारे सोचो हमारे लिए कितनी अपनी कुर्बानी देते हैं, है ना। तो अब देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो जैविक उत्पाद कौन कौन से देख लेते हैं। तो हमने बनाई ट्रांसजेनिक काऊ, जिसका नाम क्या रखा? रोजी। क्या रखा? रोजी। रोजी में हमने कौन सा जीन जो है डाला? कौन सा बाह्य जीन हमने डाला? कौन सा बाह्य जीन हमने निवेशित किया? तो वो कौन सा था? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जीन जो है वो हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो जीन है वो हमने इंट्रोड्यूस किया। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? इस ट्रांसजेनिक काऊ बनाने का हमें फायदा क्या हुआ कि अब ये जो काऊ जो दूध दे रही थी उसमें प्रोटीन मात्रा बढ़ गई। इस दूध में क्या हुआ? प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या है? बढ़ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक फायदा हुआ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई, हमने ट्रांसजेनिक शीप बनाया। क्या बनाया? ट्रांसजेनिक शीप बनाया। इसमें हमने क्या किया? टी रे अल्फा एंटीट्रिप्सिन जीन निवेशित किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो है इसका यूज हमने किस में किया? एम्फाइसीमा के उपचार में यूज किया। एम्फाइसीमा क्या होता है? कौन बताएगा हमें? एम्फाइसीमा क्या होता है भाई? आपने देखा होगा जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके एल्वोलाई क्या होते हैं? वो बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं, वो स्पेस सुकड़ता जाता है। तो उसके उपचार में हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं। एम्फाइसीमा वही डिजीज है, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं उनमें होती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसमें होगा? वैक्सीन हम कोई बना रहे हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? कोई ना किसी पे टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई वैक्सीन बनाई, ठीक है, या कोई दवा बनाई, तो उसको डायरेक्ट किसी ह्यूमन को थोड़ा ना खिला देते हैं। उसको पहले कोई भी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है, चूहा हो गया या कुछ और हो गया, उस पर हम उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि इस वैक्सीन का या इन चीजों का उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। और फिर जब वो उन सारे रिजल्ट पे खरा उतरता है तब हम उसको ह्यूमन पे क्या करते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? उसका ट्रायल करते हैं, बाद में हम उसको ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमारा कोविड वैक्सीन बना था तो आपने देखा था कि कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था। उसका रीजन यही था कि उसका जो ट्रायल फेज था वो बहुत कम था, जितना होना चाहिए उतना नहीं था, तो उसको डायरेक्टली हमें दिया गया। उसका रीजन था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था भाई, लोग मर रहे थे, हमें बचाना था। तो हम उसको एक स्पेसिफिक वैक्सीन या दवाओं का एक ट्रायल फेज होता है कि इतने समय तक हम उसको किसी में चूहे में या किसी चीज में डाल के देखेंगे कि उसके रिजल्ट साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर वो सारी चीजों पे खरा उतर जाता है तब हम उसको क्या करते हैं? ह्यूमंस में डालते हैं या ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पोलियो वैक्सीन हो गया, कोविड वैक्सीन हो गया, ये और सारे वैक्सीन है, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं?
टेस्टिंग के लिए इन एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब जंतुओं में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जीन स्थानांतरण किया जाता है। आनुवांशिक रोगों के इलाज में, परजीनों द्वारा जंतुओं में प्रोटीन उत्पादन, जंतुओं द्वारा दूध, मांस, ऊन आदि उत्पादन में सुधार लाने के लिए, जीन विशेष को निष्क्रिय करने के लिए और जीनों के कार्य व संरचना के अध्ययन के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे चले, आप देख लेते हैं ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या थे। अभी जो हमने ट्रांसजेनिक जंतु पीछे पीछे देखे, सामान्य कार्यक्रिया व विकास, वैज्ञानिकों को ट्रांसजेनिक जंतुओं ने जीन की क्रिया, उसके नियंत्रण, विकास पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान किया। रोगों का अध्ययन, हम रोगों के विकास में जीन कैसे भाग लेता है इसके लिए ट्रांसजेनिक जंतु के अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। टीका सुरक्षा जांच, जो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में टीके का प्रयोग करने से पहले ट्रांसजेनिक जंतुओं में यह जांचा जाता है। इससे मनुष्य क्या होता है, सुरक्षित होता है। जैसे पोलियो टीका व अन्य टीका भी ट्रांसजेनिक जंतुओं, चूहों पे जांचा गया। त्रिवृद्धि, वृद्धि वर्णक जंतुओं, जीनों की पालतू जंतुओं में प्रवेश कराने पर उनकी वृद्धि तेजी से होने लगती है, जिसके बाद भेड़ ज्यादा मांस उत्पन्न कर सकती है। इसके द्वारा ही मछली का आकार दुगुना हो जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए भी हमने क्या किया, इसका यूज किया। ठीक है, अब देख लेते हैं नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, उसके आचरण को जानने के लिए कुछ नैतिक मापदंडों की भी जरूरत होती है ना भाई। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन में आए वो करें, है ना। उसके लिए भी कुछ मापदंड बनाए गए हैं। जैसे कि पहला क्या है, जेओ पेटेंट। इसके अंदर जैव पदार्थ की खोज करने वालों को सरकार रक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उत्पाद का निर्माण ना कर सके और ना ही उसे बेच सके। ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति या संस्था से अनुमति लेनी पड़ती है और उसकी कीमत देनी पड़ती है। जैसे कि धान, चावल हजारों साल पहले एशिया में उगाया जा रहा था। लगभग लाखों धान की किस्में भारत में पाई गई है और बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए विख्यात है। इसकी 27 किस्में भारत में पाई जाती है। तो देखो होता क्या है ना कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पेटेंट करा लिया तो कोई चीज पेटेंट कराने का क्या मतलब होता है कि मतलब जैसे आपने कोई चीज डिस्कवर की, आपने कोई चीज बनाई या आपके यहाँ पे कोई चीज हो रही है जो आपके यहाँ की विशेषता है, ठीक है, और आपने उसको जाके, उसके लिए संस्था होती है, आपने उसमें जाके उसको क्या किया, रजिस्टर्ड किया या उसमें अपने नाम दर्ज करा लिया। तो अब कोई भी अगर उसको खरीदना या बेचना चाहता है या उससे जुड़ी कोई भी चीज होगी तो उसके पहले आप या आपकी कोई संस्था है तो उस आपसे उनको क्या करेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी उसको बेच दे, कोई भी उसको खरीद ले, कोई भी उसका कुछ भी कर ले, नहीं। जब कोई चीज पेटेंट हो जाती है तो उसका जो भी हक जिसके पास होता है उसकी स्वीकृति के बिना आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो जैसे एक संस्था है जीईएसी। अब जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। ये भारत सरकार की कमेटी है और ये इस तरह के शोधों को स्वीकृति देता है, ठीक है। ये अगर उसको सोच सही लगता है तो स्वीकृति देता है, नहीं तो नहीं देता है। तो जीईएसी, जिसका आपको क्या करना है, फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, ठीक है। अब देखो बायोपायरेसी, एक टर्म आता है बायोपायरेसी। ये क्या होता है, जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बगैर उन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। और जैविक स्रोतों का प्रयोग कृषि, रासायनिक उद्योग व चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जैव उत्पाद जो है या संसाधन है, जब उसका अवैध प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसका भुगतान किए बिना ही उन संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। इसको रोकने के लिए ही बायो पेटेंट बनाए। बायोपायरेसी ना हो मतलब आप कोई भी जैव उत्पाद है उसका आप अवैध प्रयोग, अवैध मतलब गलत तरीके से प्रयोग ना कर पाए, उसी को रोकने के लिए हमने क्या बनाया है, पेटेंट कराना पड़ता है। देखो जैसे बासमती चावल है, तो बासमती जो चावल है वो हमारे इंडिया में होता है, हमारे यहाँ की खासियत है, ठीक है। हम तरह तरह के, हमारे एशिया में तरह तरह के चावल होते हैं। हमारे यहाँ पे हमने वो चावल जो है हमारे यहाँ उसकी किस्में पाई थी, हमने उसकी खेती की। अमेरिका जब आया उसने देखा, क्योंकि हमारे पास उतनी नॉलेज का अभाव था, हम उतने नॉलेजेबल नहीं थे कि हाँ ये चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजीज को पेटेंट कराना, ये करना, हमें ये सारी चीजें उतनी नहीं पता थी, ठीक है। तो अमेरिका आया और उसको यहाँ से उठा के ले गया, वहां पे जाके उसमें थोड़ी छेड़छाड़ की, उसका प्रोडक्शन किया और फिर उसने उस बासमती चावल पे अपना पेटेंट करा लिया कि भाई ये बासमती चावल हमारा है,
हमने पेटेंट करा लिया, अब उसको कोई भी खरीद या बेच नहीं सकता बिना उनकी परमिशन के। तो जब भारत को ये बात पता लगी तो भारत को बुरा लगा भाई, क्योंकि वो हमारे यहाँ का है, ठीक है, उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो हमने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो उसका पेटेंट था वो हमें मिला, क्योंकि वो हमारा ही था और हमने सिद्ध किया कि हाँ ये भाई इसके असली जो मालिकाना हक है वो हमारा होना चाहिए। तो फिर बासमती राइस जो है उसका बायो पेटेंट किसको मिला, फिर से भारत को मिल गया, ठीक है। तो इसलिए ये पेटेंट कराया जाता है ताकि ये बायो पायरेसी जैसी चीज ना हो सके, कोई उसका अवैध यूज ना कर सके, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी जगह का स्पेशलिटी है या किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पेटेंट कराते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होंगे, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।